हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। लास्ट क्लास में मैंने इसका सिनॉप्सिस दिया था, आज मैं इसकी डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको पता ही होगा आज का ज़माना बहुत डाइवर्सिटी का है, यानी कि इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस है, ना सिर्फ एक कंट्री में बल्कि एक सिटी में भी आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे, नंबर्स में भी और डाइवर्सिटी में भी। और ऊपर से आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज दे डोंट वांट टू रिमेन इन वन कंट्री, वो चाहते हैं कि उनका बिजनेसेस अलग अलग कंट्रीज़ में हो अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए गवर्नमेंट की जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है वो भी पिक्चर में आती है। पर आप कहोगे इसका अकाउंटिंग के साथ क्या लेना देना है। जब ये बिजनेसेस को अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे तो उन्हें अकाउंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट भी है और असेंशियल भी है। अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस समझना है तो आपको अकाउंट्स तो आना ही चाहिए, पर जब यूज़र्स इन अकाउंट्स को लेके बैठेंगे ऐसे बिजनेसेस को, तो कई बार उन्हें बहुत सारे वेरिएशंस नज़र आएंगे। कोई कंपनी कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती होगी, कोई अलग ट्रीटमेंट देता होगा, तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या ये कंफ्यूजन को मिनिमाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ काफ़ी अलग अलग होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होती है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। इसकी वजह से किसी को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा यूज़फुल या मीनिंगफुल नज़र नहीं आती, इट बिकम्स लेस मीनिंगफुल। और मेन बात है इनकम्पेरेबल। आप एक फर्म को दूसरे फर्म के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाओगे अगर दोनों फर्म की पॉलिसीज़ अलग अलग होगी। नेक्स्ट आता है, इसीलिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो आपको ऐसे फॉलो करने ही पड़ेंगे विच इज़ फॉलोड बाय ऑल द फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब। और इसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को हमने नाम दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर 1, रिलायबिलिटी। इट शुड बी रिलायबल। ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिस पे हम विश्वास करें। नंबर 2, रेलेवेंस। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो रेलेवेंट है, यानी कि ऊपर जिसके बारे में हेडिंग दिया है उसी के बारे में अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जिस ईयर का हम ढूंढ रहे उसी ईयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हो या अकाउंट के अलग अलग बुक्स हो, जर्नल या फिर लेजर, वो इस तरह से बनाई गई हो कि सामने वाले यूजर्स को अंडरस्टैंड वो कर पाए, दे शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। लास्ट है कंपैरेबिलिटी। यहाँ पे इंट्रा फर्म भी और इंटर फर्म भी, यानी एक ही फर्म अलग अलग पीरियड्स के साथ कंपेयर करे और एक फर्म दूसरे फर्म के साथ भी कंपैरिजन कर पाए। नेक्स्ट है IFRB। ये IFRB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। इसका गठन हुआ था वे बैक इन 1973। इसका काम क्या है? इसका काम है टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यही बनाते हैं और पब्लिश भी करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट भी लाना ज़रूरी है विद द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्प्रूवमेंट। और लास्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको रेगुलेट भी करने पड़ेंगे ताकि प्रेजेंटेशन और उससे पहले प्रिपरेशन कैन बिकम मोर बेटर एंड ऑल्सो इफेक्टिव। होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिलहाल आज के लिए बाय।